डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आगे के कंटेंट पढ़ेंगे। तो इसमें आज का टॉपिक है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कई फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति, नेचर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता, टेम्परेचर, ताप, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, विकिरण या रेडिएशन, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालने वाला। और ये जो है अभिकारक के कई चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करेगी। पहला जो है वो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की भौतिक अवस्था, तो ये आप जानते हैं द्रव्य मैटर तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये रिएक्शन होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए, यानी कोई अभिक्रिया होगी तो वो कब होगी? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, यानी अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे। यानी उनके बीच टक्कर होनी चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। और ये कोलिजन कैसा होना चाहिए, ये टक्कर कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। यानी उनके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी टक्कर जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। यानी किसी भी अभिक्रिया के घटित होने के लिए पहली चीज़ क्या है कि अभिकारक के अणु आपस में टकराएं। यानी अभिकारक अणु जो है उनके मध्य टक्कर होनी चाहिए। और ये टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी। तो अभी आप जानते हैं रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो लिक्विड और गैस में जो मॉलिक्यूल्स की इंटरमिक्सिंग होती है वो अच्छी तरह से होती है, जबकि सॉलिड के केस में क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, अभिकारक के अणु केवल ये सरफेस को टच करेंगे। यानी इसमें जो है ये केवल जो इसका सरफेस होगा ये केवल जो है पृष्ठ की सतह पर ही जो है ये संपर्क में आएंगे।
इनका जो है केवल सरफेस पे ही जो है कांटेक्ट होगा, जबकि इसमें क्या होगा, लिक्विड और गैसियस स्टेट में अगर रिएक्टेंट है तो इसमें लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आसानी से मिल जाते हैं, यानी इंटरमिक्सिंग जो होती है इनकी इजीली होती है, यानी ये सरलता से ये मिल जाते हैं। तो इसके कारण लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच जो कोलिजन होगा, इनके बीच जो इफेक्टिव कोलिजन होगा, इनके बीच जो प्रभावी टक्कर होगी वो सॉलिड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में अधिक होगी, ठोस अभिकारक की तुलना में अधिक होगी। इस कारण जो है ये उसकी जो भौतिक अवस्था अभिकारक की है, फिजिकल स्टेट, ये भी मायने रखती है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो इन जनरल जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है, सॉलिड, लिक्विड और सबसे अधिक गैस के केस में होगी, यानी ये जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अभिक्रिया की दर इसका जो है घटता क्रम होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में होगा। अगर उसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की सॉलिड है तो उसमें रेट इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में जो है वो स्लो होगी। दूसरा फैक्टर जो रिएक्टेंट पे अप्लीकेबल होगा वो होगा इसकी केमिकल स्टेट। यानी अभिकारक की रासायनिक अवस्था। तो रिएक्टेंट की जो केमिकल स्टेट होती है उसमें जो है वास्तव में रिएक्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल है, A2 और B2 के बीच रिएक्शन हो रही है और 2AB फॉर्म हो रहा है। तो पहले इसमें रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, इसके कुछ बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होंगे और फिर ये कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए इसको हम दो एग्जांपल से समझते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन, मीथेन गैस का कंबशन, तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है और जो सेकंड रिएक्शन है, तो इसमें पहली रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी, किससे? सेकंड रिएक्शन से। इसका रीजन क्या है कि इस NO में केवल एक बॉन्ड, एक बंध जो है
N और O के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि इस रिएक्शन में 4 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन में आप जानते हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसको इन 4 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो नेचुरली जिसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो एक चीज़ तो ये केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन कि किसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा ब्रेक करने पड़ेंगे, जिसमें अधिक बंद टूटेंगे रिएक्टेंट के, और जिसमें कम टूटेंगे तो उसमें जिसमें कम टूटेंगे जनरली सामान्यतः वो अभिक्रिया जो होगी तीव्र होगी। तो जब अभिक्रिया तीव्र होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अभिक्रिया की दर जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। एक रिएक्शन NO और O2 के बीच, एक रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। तो इसमें थर्ड रिएक्शन में N और O के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करना है, और फोर्थ रिएक्शन में जो है C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब इसमें जो N और O बॉन्ड है ये वीक होता है, ये दुर्बल होता है। किससे? C और O के बीच जो बॉन्ड है इससे जो है ये वीक होता है, और ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू NO। तो जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसमें जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा इसका NO का, और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। इसको जो है एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में आगे और डिटेल पढ़ेंगे कि इसके लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान हाई होता है। अब इसमें सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अभिकारकों का सांद्रण। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिक्रीज पे जो है कैसे इंक्रीज करेगा। तो जनरली जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। ये अगर किसी भी रिएक्शन के रेट और टाइम में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के कारण, अभिकारकों की सांद्रता घटने के कारण, यानी
किसी भी अभिक्रिया की दर जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अभिक्रिया की दर जो होगी वो अभिकारक की सांद्रता इसके समानुपाती होगी। यानी जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा ये भी डिक्रीज करेगा। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। यानी टाइम के साथ जो है, समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये डिक्रीज करता है और इसके डिक्रीज करने के कारण जो होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच इफेक्टिव कोलिजन है यानी अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर ये भी कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। क्यों? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है जब डिक्रीज करेगी तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण उनके बीच जो कोलिजन, उनके बीच जो टक्करों की संख्या है, प्रभावी टक्करों की संख्या, इफेक्टिव कोलिजन, वो भी घट जाएगा। इसी कारण जो है वो रेट डिक्रीज करता है। लेकिन अगर यही चीज़ गैसियस रिएक्शन के लिए हो तो क्या होगा? गैसियस रिएक्शन के लिए यानी गैसीय अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसियस फेज में हो, गैसीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु जो है वो गैसीय अवस्था में हो। तो मान लीजिए किसी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, तो इसका एक यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में इसमें कुछ मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम इसमें प्रेशर को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब मान लीजिए अब ये न्यू वॉल्यूम यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जब घट जाएगा तो जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। यानी गैसीय अभिक्रियाओं में, जिनमें गैसीय अभिकारक होते हैं, अगर हम दाब बढ़ा दें तो एकांक आयतन में अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उनके बीच जो है इफेक्टिव कोलिजन अधिक होगा, यानी उनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर गैसियस फेज में होगा तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रीजन समझ गए? प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगी, एकांक आयतन में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाएगी। और अभी आपने लिखा कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ताप तीसरा कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी अभिक्रिया की दर जो होती है वो ताप के समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, उसको छोड़ करके मैक्सिमम रिएक्शन में ये होता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी अभिकारकों की जो है वो गतिज ऊर्जा ये इंक्रीज कर जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ कोलिजन है टक्करों की संख्या, टक्कर का मतलब यहाँ पे प्रभावी टक्कर से है, टक्करों की संख्या ये भी बढ़ जाती है और इसके बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और जनरली जो है ये पाया गया है कि एवरी 10 डिग्री राइज पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाती है। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 टाइम्स हो जाती है। इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताप गुणांक के पदों में व्यक्त करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आगे बताएंगे, रेट कांस्टेंट बताने के बाद क्या होता है इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। चौथा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक ये 2 तरह के होते हैं। एक धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरे निगेटिव कैटेलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अभिक्रिया की दर को धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं। और निगेटिव कैटेलिस्ट जो है
वो डिक्रीज कर देते हैं। अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे? ये क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जो है क्या होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी इसको सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, वाई कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसका एक ही आंसर होगा, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, या सक्रियण ऊर्जा को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अभी आगे जब टेम्परेचर का इफेक्ट और डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जो दूसरा है निगेटिव कैटेलिस्ट, ये क्या करेगा, इसका जस्ट रिवर्स, ये इंक्रीज कर देगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो जैसे ही ये सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्यों? अब रिएक्टेंट को पहले से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। यानी कैटेलिस्ट की जो प्रेजेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कैसा है, अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर निगेटिव कैटेलिस्ट है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, अभिक्रिया की दर को घटाएगा। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट कैसे घटाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके जो है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है, यानी रिएक्शन अब इजीली होने लगती है। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। पांचवा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है, अभिक्रिया की दर को जो प्रभावित करता है, उसका पांचवा कारक सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया के। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसी कारण जो है आपने ये देखा होगा कि जब रिएक्टेंट फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं, महीन चूर्ण अवस्था में होते हैं, तो
उनकी अभिक्रिया की दर जो है ठोस या सॉलिड रिएक्टेंट के कंपैरिजन में फास्ट होती है। फाइनली डिवाइडेड स्टेट में जो है अगर रिएक्टेंट हैं या कैटेलिस्ट भी हैं, क्योंकि कैटेलिस्ट भी यही वर्क करते हैं, जो कैटेलिस्ट यूज़ किया जाता है वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, वो जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट होते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, अगर किसी भी मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम फाइनली डिवाइड करें यानी छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करें, तो इसका जो सरफेस एरिया है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इसीलिए रिएक्टेंट या कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट जितना ही फाइनली डिवाइडेड होगा, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक जितने ही महीन चूर्ण अवस्था में होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसको जो है कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? महीन चूर्ण करके, यानी फाइनली जो है इसको डिवाइड करके जो है वो, या छोटे छोटे टुकड़ों में सब डिवाइड करके इसको इंक्रीज किया जा सकता है। महीन चूर्ण अवस्था में उसको परिवर्तित करके पृष्ठ क्षेत्रफल हम बढ़ा सकते हैं। किसका? पॉजिटिव कैटेलिस्ट का भी और रिएक्टेंट का भी। इसको आपने अपने डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर लकड़ी के मोटे टुकड़े को जलाना हो तो वो देर में जलता है, जबकि लकड़ी की छीलन जो होती है वो बहुत आसानी से जल जाती है। यानी जो स्क्रैप वुड होता है, स्क्रैप्स ऑफ वुड जो होते हैं वो रैपिडली बर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू बिगर पार्ट ऑफ वुड। लकड़ी के बड़े हिस्से की तुलना में जो है ये इजीली जो है बर्न करता है। यानी लकड़ी का जो लट्ठा होगा, लॉग ऑफ वुड जो होगा, अगर वो फाइनली डिवाइड स्टेट में होगा तो वो तेजी से जलेगा, बड़ा टुकड़ा होगा तो वो धीरे धीरे जलेगा। वही चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। तो इसको इस एग्जाम्पल से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट फैक्टर, 6th फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। तो कोई भी जब रिएक्शन जैसे होती है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये विजिबल लाइट या यूवी लाइट, यानी पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में, और जो इनका रेडिएशन का जो रेंज होती है, अगर वो लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बीच हो, तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ये सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और ये यूवी या विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, रेडिएशन की रेंज 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और ये जो रेंज होती है लाइट की, इसकी जो ऊर्जा होती है, इसकी जो एनर्जी होती है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की होती है, या 23 to 230 किलो कैलोरी रेंज इसकी होती है। इस रेडिएशन की एनर्जी की रेंज, ये आप जानते हैं, इस रेडिएशन की एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, प्लैंक फॉर्मूला फॉर रेडिएशन, उसकी हेल्प से हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, वो क्या होती हैं? वो क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से होती हैं। क्वांटा का जो एब्जॉर्प्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी जो अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑलमोस्ट 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बीच होती हैं, तो उसी पर ये डिपेंड करेगा। तो इनके लिए रेडिएशन की प्रेजेंस होगी तो ये रिएक्शन इजीली होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन होती है और HCl गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट डार्क में, यानी अंधेरे में जो इसकी रेट होगी वो स्लो होती है, बहुत मंद गति से जो है ये प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, लाइट की प्रेजेंस में इसकी रेट फास्ट हो जाती है। तो बहुत से रिएक्शन है जो रेडिएशन पे भी डिपेंड करेंगी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो रेडिएशन होगा या जो विकिरण होगा, इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इसकी तीव्रता पर, ना कि टेम्परेचर पर। इससे नहीं मतलब है कि इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी है तो वो इतनी हीट देगा, उससे नहीं मतलब। उस रेडिएशन की तीव्रता कितनी है, इस पर जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कम है ऐसे रिएक्शन। तो जितनी भी फोटोकेमिकल प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, और वो लाइट की प्रेजेंस में फास्ट होंगी और एब्सेंस ऑफ लाइट स्लो होंगी। और जो रेडिएशन है यानी विकिरण या जो प्रकाश है उसकी तीव्रता पर, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके टेम्परेचर पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।